हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस। आज मैं आप लोगों को डीबीएमएस के पीवाईक्यू कराऊंगा जो 3.0 में पूछे गए थे। ठीक है, ओके। मैं कंप्यूटर टीचर में सिलेक्टेड हुआ इस बार T3 में, और मेरा नाम राज मोहित कुमार खत्री है। मुझे हाई स्कूल दुब्बा पोस्टिंग दिया गया है। ठीक है, ये मेरा यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट है जो मैंने फर्स्ट टाइम जब क्वालिफाई किया था, मैंने सिर्फ यूजीसी नेट को क्वालिफाई किया था। ठीक है, और जो मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ कि मेरे पास जो सर्टिफिकेट्स है इसे में दिख रहा है क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर वाली। ओके, वेट मिनट, क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर वाली मैं फर्स्ट टाइम नेट को क्वालिफाई किया था, और मैं उसके बाद सेकंड टाइम से जब एग्ज़ाम दिया यूजीसी नेट का, तो यूजीसी नेट देने के बाद मुझे JRF यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, बट यहाँ पे लिखा हुआ JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बोथ, मतलब JRF और असिस्टेंट दोनों के लिए मैं क्वालिफाई किया था। ओके, चलो आज हम लोग डीबीएमएस पढ़ते हैं। डीबीएमएस से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे T3.0 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन फाइल ऑपरेशन। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है जो फाइल ऑपरेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो फाइल में ऑपरेशन करने के मतलब कि एक फाइल आप मान सकते हो कि आपका डीबीएमएस भी फाइल है, डीबीएमएस भी आपका एक फाइल ही है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी एक फाइल है। तो फाइल में आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो, टेबल क्रिएट करते हो। तो क्रिएट करने के लिए आपके पास क्रिएट कमांड होती है। डिलीट करने, यहाँ डिलीट भी करते हो, डेटा को डिलीट भी करते हो। आप अपने टेबल का रीनेम भी करते हो। ठीक है, तो आई थिंक क्रिएट, टेबल, रीनेम और तीनों जो वैल्यू है ये फाइल ऑपरेशन भी करने के लिए यूज किया जाते हैं। तो इसका आंसर आपका सिंपल तो हो गया, वन ऑफ द एबव। ठीक है, क्योंकि क्रिएट, डिलीट और रीनेम तो किसी भी डीबीएमएस में मेन फंक्शन ही होते हैं कि मेन फंक्शनली आपको यही करना पड़ता है, क्रिएट, डिलीट एंड रीनेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। क्वेश्चन 120 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 120 में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, डीबीएमएस का टाइप नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ था रिलेशनल डीबीएमएस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस, सीक्वेंशियल डीबीएमएस। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं रिलेशनल होता है हमारे पास डीबीएमएस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस भी होता है हमारे पास, पर सीक्वेंशियल हमारे पास डीबीएमएस कोई ऐसा डीबीएमएस हम लोग आज तक नहीं पढ़ते हैं कि सीक्वेंशियल डीबीएमएस हमने पढ़ा है। बट मैं समझाता हूँ कि रिलेशनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशनल डीबीएमएस की बात करो कि जब हम लोग, याद है हम लोग को, जब हम लोग रोज एंड कॉलम बनाते थे, जैसे आपका यहाँ पे लिख दिया आईडी, यहाँ पे आपका है नेम, यहाँ पे आपको रोल। ठीक है, इस तरह का जो इंफॉर्मेशन भरा जाता है रोज कॉलम के फॉर्मेट में जब टेबल बनाए जाते हैं। ठीक है, और इस टेबल के यूज करके हम अब टेबल बना के हम डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार के डेटाबेस को डेटा स्टोर इन टेबल फॉर्मेट। ठीक है, तो उस प्रकार के डेटाबेस को हम रिलेशनल डीबीएमएस कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी होगा डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स। डेटा क्या होते हैं, टेबल्स के रूप में स्टोर होते हैं, मतलब डेटा आईडीज, नेम्स या कॉलम्स बना के, रोज एंड कॉलम बना के डेटा को स्टोर करते हैं डीबीएमएस में। ठीक है, रोज एंड कॉलम बना के। ठीक है, एंड रिलेशंस आप मेंटेन यूजिंग कीजिए। और यहाँ कीज की सहायता से, जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्राइमरी की, फॉरेन की। ठीक है, ये सब की मदद से डेटा को क्या किया जाता है, इंटीग्रेटिव मेंटेनेंस किया जाता है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा आपको, क्वेश्चन आएंगे तो इंटीग्रेटिव मेंटेनेंस कैसे करते हैं। बट अब जान लो कि किसी भी टेबल में हम जानते हैं कि प्राइमरी की, फॉरेन की बना के हम उस क्या करते हैं, डेटाबेस को मेंटेनेंस करते हैं या नॉर्मल फॉर्म में से लाते हैं। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस के एग्जांपल अभी आप लोग जो हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं वो MySQL यूज करते हैं, पोस्ट ओरेकल यूज करते थे। पहले हम लोग ओरेकल का यूज करते थे, उससे पहले हम लोग PostgreSQL के यूज भी हम करते हैं, बट इसका यूज थोड़ा सा कम होता है और हम लोग MySQL का अब ज़्यादा यूज करने लगे। ओरेकल पहले जो पूरी तरह से कैरेक्टर बेस्ड था, ये ओरेकल जो आपका दिख रहा है ये आई थिंक ये GUI इंटरफेस से बेस्ड नहीं होता था। ठीक है, लेकिन आपका जो MySQL है, आपका MySQL वर्कबेंच है, वो आपका GUI पे फुल्ली बेस्ड है।
मतलब आप उसमें माउस क्लिक कर सकते हो, ग्राफिकली मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्रिएट कर सकते हो, टेबल बना सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ठीक है। उस प्रकार से सेकंड डेटाबेस की डीबीएमएस की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस में ये डीबीएमएस मेनली यूज हम लोग पर्सनल लाइफ के लिए नहीं किया जाता। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस का यूज जो किया जाता है वो इस डीबीएमएस का यूज हम आप कह सकते हो बैंकिंग सिस्टम में करते हैं। जब बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं, बैंकिंग सिस्टम या फिर ऐसा सिस्टम मानो बैंकिंग सिस्टम जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के डेटा डीबीएमएस में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को अपनाते हैं इस प्रकार से। और मेनली इसका यूज हम आपने रेड पढ़ा होगा, रेड बिग डेटा स्टोरेज करने के लिए। रेड इसमें हम बिग डेटा का स्टोर करते हैं, जैसे कि फेसबुक का डेटा हो गया, व्हाट्सएप का डेटा हो गया। तो उस प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए हम एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसका नाम होता है रेड। इसका फुल फॉर्म होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडेक्स होता है आई थिंक, ठीक है, इंडेक्स। तो इस रेड का जो यूज करते हैं हम वो बिग डेटा को स्टोर करने के लिए। और बिग डेटा स्टोरेज में जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं डीबीएमएस का स्टोर करने का डेटा का, वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपको लिखा हुआ ऑब्जेक्ट डीबी और, ठीक है। इसमें इसकी बात करें अगर हम आपसे, तो इस डेटाबेस में डेटा स्टोरेज ऑब्जेक्ट डेटा ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। आपने कभी जावा पढ़ा होगा, जावा में ऐसा पढ़ते हैं कि जावा में जब हम लोग उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आपने उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो वहाँ क्या करते हैं कि हर एक डेटा को हर एक ऑब्जेक्ट क्लास बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो उस प्रकार का जब डेटा का मैनेजमेंट किया जाता है डेटाबेस में, तो उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस कहते हैं, उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस कहते हैं। और ये सब मेनली यूज आपको रेड वगैरह में, जिसमें बिग डेटा स्टोरेज होता है, या फिर बैंकिंग सिस्टम जो होती है हमारी, उस प्रकार सिस्टम में इसका यूज हम करते हैं, ऑब्जेक्ट और डीबीएमएस का यूज करते हैं। बस मेनली इसका पर्सनल लोग यूज नहीं करते हैं, पर्सनल यूज के लिए इसे नहीं बनाया गया। पर्सनल इसके लिए आपको रिलेशनल डीबीएमएस में हम लोग रोज और कॉलम को फॉर्मेट में ही इसे यूज करते हैं, जबकि सीक्वेंशियल डीबीएमएस नाम का कुछ होता ही नहीं है। सीक्वेंशियल डीबीएमएस नाम का डीबीएमएस में कुछ नहीं पड़ता है। नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड डीबीएमएस टाइप मे रिफर टू आउटडेटेड सीक्वेंशियल फाइल सिस्टम। मतलब ऐसा नहीं है, हो सकता है पहले होगा सीक्वेंशियल डीबीएमएस, बट अब आउटडेटेड हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है, और ये तो इनवैलिड ही है। मतलब इसका कोई डीबीएमएस का एग्जांपल हमें देखने को नहीं मिलता है बुक्स में, ठीक। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो हो गया, जो सीक्वेंशियल डीबीएमएस क्या क्या दिया हुआ है कि कौन सा ऐसा दिया गया है, नॉट ए टाइप ऑफ डीबीएमएस, डीबीएमएस का प्रकार नहीं है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, रिलेशनल भी है, पर सीक्वेंशियल एक डीबीएमएस का टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 121 की ओर। इन रिलेशनल डेटाबेस व्हाट इज ए प्राइमरी की। कहता है कि एक रिलेशनल डेटाबेस, जैसे अभी डेटाबेस के बारे में जाना है, ये रिलेशनल डेटाबेस की बात किया जा रही है, रिलेशनल डीबीएमएस की बात किया जा रही है। इस डेटाबेस में प्राइमरी की क्या होती है। अभी मैंने बताया कि रिलेशनल डेटाबेस में डेटा जो स्टोर होते हैं वो रोज और कॉलम से होते हैं, ठीक है। आपको मान लो आईडी है, ये आपका नेम है, और कुछ इसके अनुसार कुछ है, ठीक है। इसके में कुछ लिखा हुआ 101, नेम में लिखा हुआ RAJ, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आईडी लिखा हुआ 102, यहाँ पे लिखा हुआ राम, यहाँ पे नथिंग कुछ लिखा हुआ, ठीक है। ये 101 आपको लिखा हुआ। तो कहा गया कि व्हाट इज प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है, किसी भी टेबल में ये टेबल है, एक टेबल स्टूडेंट टेबल है, तो स्टूडेंट टेबल में आपका प्राइमरी की कौन सा है, क्या है, कौन सा की प्राइमरी की क्या होता क्या है। तो कहता है एक की यूज टू, पहला ऑप्शन दिया हुआ कि यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। ऐसा कि जो
टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। मतलब कि आईडी अगर आपका की प्राइमरी की है तो इस आईडी की वजह से आप नेम हो गया, मान लो इसका क्लास है, कुछ क्लास है, इस क्लास का, जैसे मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ सेकंड क्वेश्चन का। यहाँ देखो, यहाँ पे एक स्टूडेंट आईडी था, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे एज है, यहाँ पे क्लास है। तो इस स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बनाते हैं हम, ठीक है। तो इस आईडी से, इस नंबर से अगर हम किसी को बोले कि 101 को बुलाओ, 101 को बुलाओ अपने क्लास से, तो मैं सीधे जाके अंजलि को बुलाऊंगा जिसका एज 14 है और क्लास 9A की है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल लूँ कि अंजलि की जगह बुलाओ, तो अंजलि हो सकता है कि अंजलि एक कॉलम यहाँ भी होगी जिसका एज 16 होगा और क्लास 11 की स्टूडेंट होगी, ठीक है। तो मैं अगर अंजलि को बुलाऊँ तो कोई भी जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि किस अंजलि को बुलाना है, इस अंजलि को बुलाना है या इस अंजलि को बुलाना है। बट अगर हम प्राइमरी की बना दें 104 कि 104 को बुला के लाओ, तो आप ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको सिर्फ इसी अंजलि को बनाना है जिसका अंजलि 16 है और क्लास 11 है, क्योंकि हमने सिर्फ स्टूडेंट आईडी उसे यूनिकली आइडेंटिफाई किया। तो किसी टेबल में वैसा कॉलम जो कॉलम पूरी टेबल में किसी अनदर जो कॉलम है, जैसे नेम एज क्लास जो कॉलम है, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करे। मतलब इसके वजह से हम इसको पहचान ले कि अच्छा 103 वाला प्रिया है जिसका एज 15 है और उसका क्लास 10A है, ठीक है। और तो वैसे कॉलम को हम प्राइमरी की बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्राइमरी की बनाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि एक की यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड टेबल। सही बात है कि ऐसा की प्राइमरी की ऐसा की जो क्या करता है कि ईच रिकॉर्ड में, प्रत्येक रिकॉर्ड टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड में यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। दूसरा ऑप्शन था कि एक की यूज टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल से। ऐसा नहीं कि एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशन बताया जा रहा है, कि हम प्राइमरी की से ऐसा नहीं करते हैं कि एक टेबल है, ये एक और टेबल है, अनदर टेबल, मान लो टीचर टेबल है, ठीक है। तो इस टेबल का इस टेबल से रिलेशन निकाल रहा है, रिलेशन। ऐसा हम प्राइमरी की से नहीं करते हैं, रिलेशन नहीं निकाल सकते यूजिंग प्राइमरी की, यूजिंग प्राइम के। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि स्टूडेंट का रिलेशन, स्टूडेंट मान लो किसी चीज में पार्टिसिपेट किया, एक टेबल है पार्टिसिपेट नाम का, कोई खेल है, कोई मान लो कि पार्टिसिपेट करने के मतलब मान लो कि कोई क्रिकेट प्ले हो रहा है या कबड्डी का प्ले हो रहा है, ठीक है। तो कबड्डी के प्ले में हम फॉरेन की से, ठीक है, हम फॉरेन की से क्या कर सकते हैं कि इसका रिलेशन इस टेबल के रिलेशन इस अनदर टेबल के रिलेशन से रिलेट कर सकते हैं। फॉरेन की से हम ऐसा करते हैं। हम प्राइमरी के साथ नहीं करते हैं कि एक टेबल को दूसरे टेबल से रिलेशन निकालते हैं। तो लेकिन हमारा जो क्वेश्चन ऑप्शन 2 लिखा हुआ था कि एक की यूज टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, टेबल के बीच रिलेशनशिप हम नहीं कर सकते हैं प्राइमरी की से, हम फॉरेन की से ऐसा करते हैं। हम बताएंगे फॉरेन की क्या होता है, ठीक है, आगे चल के क्वेश्चन आगे अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग। बट अभी मैं बता दे रहा हूँ कि फॉरेन की से ही सिर्फ आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सी कहता है, ऑप्शन सी कहता है कि की यूज टू सॉर्ट रिकॉर्ड्स इन टेबल। ऐसा नहीं होता है कि आप रिकॉर्ड को सॉर्ट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ये 101 था, मैनेज करता हूँ, और ये 105 है, ठीक है। ये हो सकता है कि ये 104 हो गया, ठीक है, एक रिकॉर्ड था। यहाँ पे मान लो मैं लिख देता हूँ मोहित और अमर, और यहाँ पे रखता हूँ 16, यहाँ पे रख देता हूँ 17, यहाँ पे रख देता हूँ 9A 9B, ठीक है। तो ये 105 ये 4th नंबर पे है, ये 104 हो रहा है। तो यहाँ शॉर्ट हुआ, ये 101 था, 2 था, 3 था, फिर 5 आ गया, फिर 4 आ गया। तो ये शॉर्ट तो हो नहीं रहा, बट ये प्राइमरी की तो है, यूनिक तो है। 105 कहीं पे इस टेबल में, इस स्टूडेंट आईडी में कहीं 105 नहीं है, 104 भी नहीं है, तो ये यूनिक है, तो ये प्राइमरी की है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये शॉर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। मोर ऑफ द नेबर हो नहीं सकता है क्योंकि 1-2 ऑप्शन कट गया, तो सिर्फ पहला ऑप्शन ही सही है कि ये प्राइमरी की क्या होता है कि किसी टेबल में वो
अपने सारे कॉलम को यूनिकली अकेले आइडेंटिफाई कर लेता है, अकेले पहचान लेता है, ठीक है। उस प्रकार की को हम प्राइमरी की कहते हैं। देखो मैंने लिखा भी है कि प्राइमरी की इज यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्डिंग टेबल। प्रत्येक एक टेबल में ईच रिकॉर्ड, मतलब अगर आप एक रिकॉर्ड है, देखो ये एक रिकॉर्ड है तो इसे रिकॉर्ड कहते हैं, सिंगल रिकॉर्ड, इसको आप रिकॉर्ड बोलो, सिंगल रिकॉर्ड। ये सिंगल रिकॉर्ड हो गया, ये अगला रिकॉर्ड हो गया, ये अगला रिकॉर्ड हो गया। ये फर्स्ट रिकॉर्ड फर्स्ट है आपका, ये रिकॉर्ड 2 है, ये रिकॉर्ड 3 है। तो क्या हुआ, लिखा हुआ है ईच रिकॉर्ड, प्रत्येक रिकॉर्ड को प्राइमरी की क्या करता है, यूनिकली। तो प्रत्येक रिकॉर्ड को प्राइमरी की क्या कर रहा है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता रहा है। ये इसको भी आइडेंटिफाई कर ले रहा है। फिर क्या है, इट यूनिकली आइडेंटिफाइड टेबल, उस पर सेम लिखा हुआ। एक और फीचर आप लोग याद रखो प्राइमरी की का, प्राइमरी की कभी नल नहीं हो सकते। मान लो कि हम इसका कोई वैल्यू नहीं रखें, ये ब्लैंक कर दिया, नल रख दें यहाँ पे, ठीक है। और मैंने लिख दिया कि रमेश, यहाँ लिख दिया मैंने 14, यहाँ लिख दिया मैंने 8C, ठीक है। तो अगर वैल्यू मैंने नल कर दिया तो इस रमेश को पहचानोगे कैसे कि ये कौन सा रमेश है, ठीक है। अगर रमेश को ढूंढने गए तो ये भी रमेश है आपके पास, ये भी रमेश है, और आपके पास प्राइमरी की है ही नहीं, तो आप यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि प्राइमरी की को आप नल नहीं रख सकते कभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि प्राइमरी की को नल रखा जा सकता है नहीं रखा। जबकि एक और हमारे पास होता है कैंडिडेट की, मैं आगे बताऊंगा। आपके पास एक की होती है, एक होती है आपके पास सिक्के, जिसे बोलते हैं कैंडिडेट की। वो प्राइमरी की के जैसा ही होता है, ठीक है, होता है प्राइमरी की के सेम जैसा ही, प्राइमरी की सिमिलर होता है, बट नल को सपोर्ट करता है, नल को सपोर्ट करता है, नल वैल्यू को सपोर्ट करता है, ठीक है। इसे हम कैंडिडेट की कहते हैं। कैंडिडेट की और प्राइमरी की में हमेशा डिफरेंस पूछा जाता है, आपको याद रखना है कि कैंडिडेट की और प्राइमरी की में डिफरेंस ये होता है कि प्राइमरी की में नल अलाउड नहीं होती है, बट कैंडिडेट की में नल अलाउड होती है। कैंडिडेट की में आप नल अलाउड कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, पर प्राइमरी की में नहीं कर सकते हो। इसके बाद लिखा हुआ है कि टेबल क्या है, ओनली वन प्राइमरी की। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। ऐसे कंपोजिट प्राइमरी की भी होती है, ऐसा नहीं है कि आप स्टूडेंट आईडी भी है और नेम भी है, दोनों को मिला के भी आप प्राइमरी की बना सकते हो, ठीक है। कंपोजिट जिसे कहते हैं, मतलब एक से ज्यादा कॉलम को मिला के जब प्राइमरी की बनाई जाती है उसे कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी, कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। कैन नॉट बी नल, प्राइमरी के नल नहीं होते हैं, यूनिक होते हैं, हर एक रिकॉर्ड के लिए यूनिक होते हैं, रिडंडेंसी नहीं हो सकती है। मतलब कहने का मतलब कि आप 103 लिख दिए हो तो 103 दोबारा नहीं लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई भाई लिखा हुआ, भाई लिखा हुआ, भाई लिखा हुआ, तो 103 दोबारा नहीं लिख सकते हो। 104 लिखा हो तो 104 दोबारा नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो नो रिडंडेंसी, मतलब प्राइमरी की कॉपी भी सिमिलर नहीं हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कर सकते हो आप नेम में कि एक बार मोहित लिखा हो तो दूसरा बार फिर से मोहित लिख दिए, ठीक है। क्योंकि नेम तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, नेम तो एक बहुत सारे इंसान का सेम नेम हो सकता है, बट प्राइमरी की क्या होते हैं, सिमिलर नहीं होते, कभी सेम नहीं होते। इस आगे बात करते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। ओनली वन प्राइमरी की अलाउड पार्ट टेबल, और एक टेबल के लिए एक ही प्राइमरी की बनाए जाते हैं, भले वो कंपोजिट ही क्यों बनाया जाए, पर एक टेबल में एक ही प्राइमरी के बनाए जाते हैं, कंपोजिट मिला के ही, या फिर सिंगल भी बनाए जाते हैं। या फिर यहाँ पे जब आपने प्राइमरी के देखा वो सिंगल है, सिर्फ स्टूडेंट ही प्राइमरी के अकेले है। आगे जब मैं बताऊंगा कि प्राइमरी के कंपोजिट भी होते हैं। डुप्लीकेशन और ये इंश्योर करता है कि डुप्लीकेशन नहीं आए, मतलब ये नहीं कि 101 लिखा हुआ है तो अगले जगह भी 101 लिख दे, ठीक है। हम डुप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं प्राइमरी के साथ, और ये नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बीच नॉर्मल फॉर्म इंश्योर फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑन द प्राइमरी की।
सबसे पहले जानते हैं कि इक्वेशन पूछ रहा है कि विच नॉर्मल फॉर्म, कौन सा ऐसा नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म एक तरह से बता दो आपको कि नॉर्मल फॉर्म में के यूज क्या है, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म होता क्या है पहले जानो। देखो नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये होता है कि नॉर्मल फॉर्म्स और वो स्टेप्स होते हैं जो रिडंडेंसी को एंड इंश्योर डेटा इन गेटिंग इंटरचेंजेबल। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका टेबल है, ठीक है, मान लो ये आपके पास टेबल है, अगर टेबल में मान लो कि आपका ये आईडी है, यहाँ पर आपका ये नेम है, ये आपका क्लास है, ठीक है। तो आईडी आपका 1 है, आईडी आपका 2 है, आईडी मान लो यहाँ 3 आ गया, थ्री आ गया। नेम है, मान लो नेम आपका या मोहित था, और मान लो आईडी यहाँ पे 1 रखा हुआ फिर से, और यहाँ पे फिर लिखा हुआ मोहित, और यहाँ पे लिखा हुआ क्लास में 10th, यहाँ पे लिखा हुआ क्लास 10th। तो इस टेबल में ध्यान से देखो, तो इस टेबल में 2 जगह पे सेम रिकॉर्ड रखा हुआ है। 1 पे आईडी इसका 1 है, नेम मोहित है, क्लास 10 है, और कॉलम नंबर रोल नंबर 3 पे भी आईडी 1 है, क्लास नेम मोहित है और क्लास 10 है। तो क्या हो रहा है कि इस प्रकार के सॉल्यूशन को मतलब रिमूव करने के लिए, इस प्रकार के टेबल में जो ड्रॉबैक होता है, इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए, ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हमने नॉर्मलाइजेशन किया, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन को 3 पार्ट से किया गया, ठीक है। पहले क्या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से किया गया, फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म भी किया गया, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ऐसे हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म होते हैं। तो मेनली मकसद हमारा यह था, फर्स्ट ऑफ ऑल मकसद यह था कि हमारे टेबल में रिडंडेंसी नहीं हो, उसके साथ साथ किसी प्रकार का इनकन्सिस्टेंसी, किसी प्रकार का प्राइमरी की डुप्लीकेशन नहीं हो, उसके लिए नॉर्मलाइजेशन ला गया। जैसे मैंने लिखा भी यहाँ पे है कि हम चाहते थे कि रिडंडेंसी को हटाया जाए। क्या किया जाए? एलिमिनेट रिडंडेंसी, मतलब कहीं एक डेटा मल्टीपल या कॉपी है तो उसको हटाया जाए, और डेटा इंटीग्रिटी को भी कंट्रोल किया जाए। डेटा इंटीग्रिटी मतलब मैं बताऊंगा कि कैसे एक प्राइमरी की है और प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहा है कोई टेबल पे, तो मतलब किस तरह से 1NF सेकेंड NF आया उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बात कर लिया, तो यहाँ लिखा होता है कि कौन सा ऐसा नॉर्मल फॉर्म है जो क्या करता है, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑन द प्राइमरी की, मतलब प्राइमरी की पे फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। पहले समझते हैं कि फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है? तो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का मैंने डिफिनेशन लिखा है कि फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी मतलब मीन्स होता है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। जैसे मान लो कि आपका ये टेबल था, देखो जैसे ये टेबल कोर्स आईडी है, ठीक है, और ये स्टूडेंट आईडी टेबल कोर्स आईडी रो कॉलम है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है। तो मान लो कि यहाँ पे स्टूडेंट नेम जो है आपका, ये यहाँ पे कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी मिलके प्राइमरी की है। क्या है? प्राइमरी की है। तो जो कॉलम प्राइमरी की नहीं होता है उसे नॉन प्राइमरी की कहते हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट भी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। और जिस कॉलम जो प्राइमरी की बनाते हैं वो प्राइम एट्रीब्यूट बोले जाते हैं। तो यहाँ पे आपका प्राइम एट्रीब्यूट कोर्स आईडी है, आपका स्टूडेंट आईडी है, ये दोनों मिलके
आपका प्राइमरी की बनाए यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से लिखो, लिखा हुआ को प्राइमरी की यहाँ पे कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी कंपोजिट प्राइमरी की, इसे कंपोजिट प्राइमरी की हम कहते हैं, ठीक है। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट में जो प्राइमरी की पार्ट नहीं है, तो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम क्या है आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। अब डिफिनेशन की ओर फिर से चलते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, जो मैंने बताया कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट यानी स्टूडेंट नेम, ठीक है, नॉट पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, जो कैंडिडेट की के पार्ट नहीं है, इज डिपेंडेंट, डिपेंडेंट है इंटायर प्राइमरी की, पूरे प्राइमरी की पे, नॉट जस्ट पार्ट ऑफ इट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट नेम जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो डिपेंड करना चाहिए स्टूडेंट आईडी पे भी और कोर्स आईडी पे भी। मैं फिर समझाता हूँ कि स्टूडेंट नेम जो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट वो डिपेंड करना चाहिए स्टूडेंट आईडी पे भी और कोर्स आईडी पे भी, बोथ डिपेंडेंट होना चाहिए, बोथ डिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी दोनों मिलकर प्राइमरी की बना रही है, ठीक है। अगर अकेले तो नहीं बना रही है, तो दोनों मिलकर बना रही है, तो स्टूडेंट नेम को नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को दोनों कॉलम पे जो प्राइम एट्रीब्यूट है उनको मिलाकर दोनों भी डिपेंडेंट होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट आईडी पे ही डिपेंड हो जाए, ठीक है। ये डिफिनेशन लिखा हुआ है, नॉट जस्ट पार्ट ऑफ इट, मतलब एक पे नहीं दोनों पे होना चाहिए। दिस इज क्रिटिकल स्पेशली इन टेबल्स वेयर द प्राइमरी की इज इनकम्पोजिट है। जब प्राइमरी की क्या हो जाती है, कंपोजिट हो जाती है, मतलब एक से ज्यादा हो जाती है, तो ये डर हो जाता है किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के लिए कि सिर्फ स्टूडेंट नेम, कभी कभी ऐसा होता है जैसे यहाँ पे हो रहा है कि स्टूडेंट नेम सिर्फ स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड करे। जैसे तो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ कि स्टूडेंट नेम डिपेंड्स ओनली ऑन स्टूडेंट आईडी। कैसे बताता हूँ, मैं रिजल्ट लेता हूँ। देखो यहाँ पर अगर S1, अगर मैंने बोला कि S1 स्टूडेंट आईडी को बुला के लाओ, तो वो एलाइस को बुला के लाएंगे। तो यहाँ भी S1 पे एलाइस को टैग किया गया, तो वो तो सही कर रहे हैं ना। S1 मैंने कहा S1 स्टूडेंट आईडी को बुला के लाओ, तो एलाइस को बुला के लाया और एलाइस S1 को बुला के लाया, यहाँ भी सही था, यहाँ भी सही था। ऐसा तो नहीं था कि S1 स्टूडेंट आईडी पे यहाँ पर मोहित था। अगर ऐसा होता कि S1 पे S1 मैं बोलता S1 स्टूडेंट आईडी को बुला कर लाओ, तो वो कंफ्यूज होता कि मोहित को बुलाऊं कि एलाइस को बुलाऊं, क्योंकि S1 आईडी मोहित का भी था और एलाइस का भी था। बट यहाँ क्या है, यहाँ पर दोनों का जो S1 स्टूडेंट आईडी एलाइस का भी है और यहाँ भी S1 स्टूडेंट एलाइस का ही है कि नहीं। तो हम S1 से स्टूडेंट आईडी से ही यूनिकली आइडेंटिफाई कर दिया स्टूडेंट नेम का, जबकि हमारा स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी मिलकर प्राइमरी की बना रहा था। तो इस केस में ऐसा होता है कि क्या होता है कि ये हमारे 2NF है, जो हमारा सेकंड ANF का रूल है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म का, कि हम ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं कि हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सिर्फ अगर जो प्राइमरी की बना रहे हैं दोनों मिलके वो किसी एक पे डिपेंड हो जाए। ऐसा अगर करते हैं तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं, वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म को वॉयलेट करते हैं, ठीक है, वो इस रूल को वॉयलेट करते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया। तो ये क्वेश्चन था आपका कि बीच नॉर्मल फॉर्म कौन सा नॉर्मल फॉर्म है, इंश्योर करता है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑन द प्राइमरी की। मतलब फुल फंक्शनल मतलब कि प्राइमरी की पे दोनों डिपेंड करे, एक नहीं दोनों को डिपेंड करे। मतलब आपका क्लास आईडी पे भी डिपेंड करे और स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड करे, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी हो। कौन सा ऐसा नॉर्मल फॉर्म होता है जो क्या करता है कि फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो प्राइमरी की पे। और फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी को मैंने अपना डिफरेंस बताया ही कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो पूरी तरह से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो पूरी तरह से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है जो पूरी तरह से दोनों पे डिपेंड करे, दोनों पे डिपेंड करे। तो ऐसा केस कहाँ होता है, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ऐसा होता है कि हम ये चेक करते हैं कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमारे दोनों हमारे जो प्राइम एट्रीब्यूट हैं वो दोनों को फॉलो करे, पार्ट किसी एक को नहीं फॉलो करे, सिर्फ क्लास आईडी या स्टूडेंट आईडी को नहीं, सिर्फ दोनों को फॉलो करे। तो इस प्रकार का जो नॉर्मल फॉर्म पढ़ते हैं उसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहते हैं।
और फुल फंक्शन डिपेंडेंसी का मतलब, या फिर से मैं बता दे रहा हूँ, फुल फंक्शन डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि किसी भी कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो लिखा हुआ आपका, कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो, ठीक है, डिपेंडेंट हो, किस पे डिपेंडेंट हो, पूरे प्राइमरी की पे डिपेंडेंट हो, मतलब पूरी तरह से प्राइमरी या कंपोजिट है तो दोनों को साथ, अगर प्राइमरी के अकेले है तो सिर्फ अकेले, किसी पार्ट पे नहीं। अगर मैंने यहाँ पे दोनों है तो दोनों को फॉलो करे, दोनों पे डिपेंडेंट हो, तो उस प्रकार के डिपेंडेंसी को हम फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। ठीक है, बस हो सकता है मे भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या करते हैं, इसका भी रूल होता है कि आप अगर ऐसा हो रहा है तो आप इस केस में क्या करो कि मैंने दो टेबल्स में ब्रेक कर दिया, एक इन्वायरमेंट लिया, एक टेबल का नाम बनाया, एक स्टूडेंट टेबल बनाया। इन्वायरमेंट टेबल्स मैंने कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी को अलग कर दिया, मतलब कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी एक साथ, ठीक है, और एक टेबल मैंने बनाया जो स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट टाइम के साथ एक साथ कर दिया। ठीक है, तो जिससे मैं कोर्स आईडी से क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट आईडी निकाल दे रहा हूँ और स्टूडेंट आईडी से स्टूडेंट नेम को निकाल दे रहा हूँ। तो हम 2NF को इस प्रकार से फिक्सिंग करते हैं। फास्ट एनएफ की बात करो, फास्ट एनएफ मैं बता दूं कि फास्ट एनएफ में अगर मान लो कि आपका टेबल ऐसा टेबल है और आपका टेबल में कभी ऐसा हो गया कि एक कॉलम है मोबाइल नंबर का, ठीक है, और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है जैसे 1 2 3 पहला नंबर है और दूसरा नंबर 4 5 6, ठीक है, 2 नंबर है, मान लो कि ऐसा नंबर दिया हुआ आपका, एक नंबर मान लो हम मेरा नंबर है, दूसरा में किसी और का नंबर, और मैं चाहते हैं कि एक ही कॉलम में अटैच हो जाए, सिंगल कॉलम में अटैच हो जाए, सिंगल रो में। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है कि अगर ऐसा फॉर्मेट है टेबल का कि आपके जैसे आपको नेम था यहाँ पे, इसके बाद मोबाइल था, मैं फिर से अच्छा से दिखाता हूँ, नेम जैसे मान लो कि नंबर तो 1 2 3 है या 4 5 6 है, तो ये नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हो कि फिर से मोबाइल नंबर 1 लिखो, आप ये 1 2 क्या करता है कि फिर ये एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए, मान लीजिए एटॉमिक वैल्यू मतलब सिंगल वैल्यू, आप 1 2 3 लिखो या फिर अलग कॉलम बनाओ और 4 5 6 अलग कॉलम लिखो। ये इसका आप मोबाइल नंबर 1 रख लो, मोबाइल 1 एंड इसको मोबाइल 2, 2 कॉलम बना लो। बट आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक ही कॉलम में दोनों घुसा दिए, 1 2 3 को भी घुसा दिया, 4 5 6 को भी घुसा दिया। तो अगर आप ऐसा करते हो तो फर्स्ट एनएफ रोल को वायलेट करते हो, ठीक है, जो हमें कहा जाता है कि इसे रिमूव करें। नो रिपीटिंग ग्रुप्स एन एरे, मतलब एरे में मतलब एरे ऐसा नहीं कि एक ही में मोबाइल नंबर सब डाले जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 1 2, जैसे मेरा नंबर 8041, उसके आगे फिर किसी नंबर 7352, तो ऐसे किसी नंबर को एक ही में नंबर में कॉमा कॉमा देकर नहीं लिख सकते हो। कहने का मतलब कॉमा कॉमा देकर नहीं लिख सकते हो, आप अलग अलग आपको टेबल बनाना पड़ेगा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का रूल है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म का रूल मैंने अभी जस्ट बताया कि आपका जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो किसी के प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड तो करना ही चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड करे। अगर प्राइम एट्रीब्यूट कंपोजिट हुआ, यानी प्राइमरी की आपका कंपोजिट है, तो दोनों पे डिपेंड करे। पार्शियल कभी नहीं होना चाहिए, नो पार्शियल। पार्शियल मतलब कि मैंने जैसे बताया पहले कि कोर्स आईडी या स्टूडेंट आईडी था तो सिर्फ वो स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रहा था, जबकि हमें होना चाहिए था कि कोर्स आईडी या स्टूडेंट आईडी दोनों पे डिपेंड करे। तो इस केस में वो क्या कर रहा था, सेकंड नॉर्मल फॉर्म को वायलेट कर रहा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म को वायलेट कर रहा है। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म का रूल ये होता है कि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की पार्ट नहीं है और कोई और अनदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी को डिपेंडेंट नहीं हो जाए। जैसे मान लो कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम को डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट हो मतलब वो उसको डिफाइन कर दे रहा है कि अगर इसके वजह से इसको हम डिफाइन कर ले रहे हैं। ठीक है, मान लो कि किसी का नाम राजा है और किसी का एक और मोहित में लास्ट नेम रख दिया, ठीक है, और किसी का नाम मैंने मोहित रख दिया, ठीक है। तो मान लो कि ये भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, एक भी नॉन प्राइम है। मान लो ये फर्स्ट नेम था और ये आपका लास्ट नेम था, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम को डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया और दोनों नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, दोनों प्राइमरी की नहीं है, तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म को वायलेट कर रहा है, कंडीशन को वायलेट कर रहा है। नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मतलब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पर डिपेंड नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म को वायलेट कर रहा है। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में।
मतलब बीपीएससी के जहाँ तो मैंने देखा है कि हमेशा जितना मैंने एग्ज़ाम दिया है, मैंने 2 टाइम्स बीपीएससी एग्ज़ाम दिया है। मैंने 2.0 दिया था, उसमें मैंने 2 नंबर से प्लाक रह गया था। मैं 3.0 मेरा मैंने जनरल कैटेगरी से सक्सेस किया। ठीक, क्वेश्चन 123 की बात करते हैं। विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू ऐड न्यू रोज टू ए डेटाबेस टेबल। तो आपके बात किया जा रहा है कि कौन सा एसक्यूएल कमांड है जिसका यूज किया जाता है न्यू रोज, मतलब न्यू रोज को, न्यू रोज का मतलब समझ लो, न्यू रोज का मतलब हो गया कि जैसे आपका ये टेबल है, मैं अच्छा से लिख नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं तिरछा हो जा रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ पे आईडी था आपका, ये रोल है, ये नेम है, ये कुछ भी है, ठीक है। और यहाँ पे आप इंसर्ट कर दिए 1 2 M X, ठीक है, XYZ कुछ भी कर रहे हैं। तो अगर आपको न्यू डेटा इंसर्ट करना है